आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सम ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन स्पेशली. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग. तो वी कैन नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास. सपोज एक्स क्वेश्चन इज H2O. तो मोलर मास विल बी 1 × 2 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18 ग्राम. दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर. Same as if you want to calculate CO2. For CO2, the mass of carbon is 12, mass of oxygen 16 × 2, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 44 ग्राम. तो दिस इज द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड इज द मीथेन. मीथेन में कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1. सो द मास ऑफ मीथेन हो जाएगा आपका 12 + 4 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 ग्राम. तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2O, CO2 and the methane. Next question, calculate the mass percent of the different element present in the sodium sulfate. जब भी हम मास परसेंट निकालते हैं तो हमें चाहिए मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100. ये हमारा फार्मूला होता है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट निकालना है. यानी सोडियम का परसेंटेज निकालना, सल्फर का निकालना, फिर ऑक्सीजन का निकालना है. तो सोडियम का देखो कितना, अब हमने पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया. सोडियम का मास होता है 23, तो 23 2 सोडियम है तो 23 × 2, इधर 32, इधर 4 × 16, तो आगे आपका मॉलिक्यूलर मास 142. अब आपको मास परसेंट निकालना है सोडियम का. तो सोडियम का मास परसेंटेज आपको जब निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम कितना है 46 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 142 इंटू कितना हो जाएगा 100. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, विल गेट द मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सोडियम. सेकेंड आप परसेंटेज निकालें किसका, सल्फ़र का. तो परसेंटेज ऑफ सल्फ़र आपका कितना हो जाएगा, मास ऑफ सल्फ़र कितना है 32 है, तो 32 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आप कितना करोगे 142 और मल्टीप्लाई बाय द 100. तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सल्फ़र. सेम एस तीसरे का निकाल लो आप. थर्ड के लिए आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना हो गया 64 है, टोटल मास 64, टोटल मास कितना है 142, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, विल गेट द परसेंटेज ऑफ द, इसका मिल गया आपको मोलर मास मिल गया किसका, सोडियम सल्फेट का. तो ये तरीके से हम निकाल सकते हैं. ठीक है. तीसरा देखो, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला. क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है 69% आयरन एंड 30% ऑक्सीजन. हम जो परसेंटेज निकालते हैं तो हमें पता है कि इसको निकालने का एक ही तरीका है कि पहले आप परसेंटेज कंपोजिशन लिख लीजिए. तो हमने यहाँ लिख लिया परसेंटेज कंपोजिशन. सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग. कितना परसेंटेज कंपोजिशन है आयरन का 69 और ऑक्सीजन का 30. एटॉमिक मास आयरन का होता है 56, ऑक्सीजन का कितना होता है 16. अब क्या करेंगे, आप 69 को 56 से डिवाइड कर दो, विल गेट द 125, यह मोल आ गया. ऐसे ऑक्सीजन का कितना मोल आ गया 18.88. अब आप उस किससे डिवाइड करते हैं, हमेशा जो स्मॉल नंबर होता है उससे दोनों, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए जो स्मॉल नंबर होता है, स्मॉल मोल आता है, उससे हर किसी को डिवाइड करते हैं, स्मॉल को भी और लार्जेस्ट को. तो यहाँ 1.25 स्मॉलर देन 1.88, तो 1.25 से 1.25 को डिवाइड करेंगे, 1.88 को 1.25 से डिवाइड करेंगे, विल गेट द 1 एंड 1.5. बट ये होल नंबर में नहीं है तो इसको होल नंबर में बदलना पड़ेगा. तो होल नंबर बदलने के लिए जो 1 है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, और 1.5 को भी मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से. तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, और 1 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2. तो हमारे पास जो रेशियो मिल गया आयरन का 2, ऑक्सीजन का 3. सो द एम्पेरिकल फार्मूला विल बी Fe2O3. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस. कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर. पहला है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन दूसरा, और तीसरा है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. हमको स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन कहता है कि यहाँ पे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल है. और अगर हम, क्योंकि यहाँ पे मास और मोल रिलेशन है, तो इसका कितना ग्राम है 32 ग्राम है, और ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, और इसका कितना है 12 ग्राम है. तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें कि 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर, तो 1 मोल कार्बन बर्न होकर कितना दे रहा है आपको, कितना दे रहा है अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम. तो ये हमारा आंसर हो गया. दूसरा हमें दे रहा 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन. तो 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन है. तो देखो 32 ग्राम हमें कितना दे रहा है 44 ग्राम. तो 16 ग्राम हमें कितना देगा, तो क्या हो जाएगा 44 × 16 डिवाइडेड बाय 32.
तो ये अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 2 और ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 22 ग्राम। ठीक है, तो बाय दिस मेथड वी कैन इजीली कैलकुलेट। या आपको क्या करना है ना, देख लो सेकेंड वन, इसको आंसर देखो। तो पहले का क्या आ गया, एज पर द बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो द आंसर विल बी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी 44 ग्राम। दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू ए क्वेश्चन ओनली 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। सो 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो वो क्या हो गया, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि 32 ग्राम रिएक्ट करता है 1 मोल से, तो 16 ग्राम तो हाफ मोल से रिएक्ट करेगा, तो हमें कितना देगा 22 ग्राम देगा। ठीक है, थर्ड है कि 2 मोल ऑफ कार्बन, यहाँ अगेन सेम क्वेश्चन है, 2 मोल कार्बन से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। 1 मोल कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बट ऑक्सीजन इज ओनली 16 ग्राम इज गिवन, सो द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी द ऑक्सीजन। और वहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो क्या होगा, अगेन सेम आंसर आएगा हमारे पास, विल गेट द 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is calculate the mass of sodium acetate. Calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is given. फार्मूला हमारे पास मोलरिटी का क्या होता है, फार्मूला होता है m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बाई वी। डब्ल्यू बी इज अ मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो आपको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बाकी उन्होंने सब दिया, देखो वी उन्होंने वॉल्यूम दे दिया कितना है 500 ml है, एम बी हमें पता है कितना 82 दे दिया, मोलरिटी कितनी दी है हमें 0.375, हमने सब वैल्यू पुट कर दी। और जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आप कैलकुलेट करिए, विल गेट द डब्ल्यू बी 15.38 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर in a sample which has a density इतना and the mass percent of nitric acid is also given। मोलरिटी निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, द परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड द डेंसिटी इज गिवन, कि परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना दिया है 69 हो गया, ठीक है, 10 डेंसिटी कितनी हो गई 1.41 डिवाइडेड बाय मोलर मास, हमारे पास कैंसन कितना आ गया मोल पर लीटर, मोलरिटी मिल गई 15.44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो अगर हम कॉपर सल्फेट को तोड़े तो कॉपर सल्फेट हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट है SO4 टूट के हमें क्या देगा Cu2 प्लस देगा, और प्लस क्या देगा SO4 2 माइनस देगा। ठीक है, अब कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस हमको यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ बता रहे कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन बाय 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया, कितना आ गया 159.5। ठीक है, ये आ गया, तो 159.5 ग्राम हमें यहाँ पे कितना कॉपर दे रहा है, तो कॉपर का मास कितना है 63.5 है। ठीक है ना, तो यहाँ हमने रिलेशन सीधे लिख देंगे कि 159.5 कॉपर सल्फेट हमें 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर दे रहा है, तो सीधी बात है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट हमें कितना कॉपर देगा, तो 100 इंटू 63.5 अपॉन 159 हमें आंसर मिल जाएगा 39.8 ग्राम। See the next question. Determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively, given that the molar mass of the oxide is 159.69। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेम है जो हमने पहले किया था, परसेंटेज कंपोजिशन हमें सेम दिया है, बस यहाँ पे क्वेश्चन बदल के वहाँ एम्पेरिकल फार्मूला पूछा था, यहाँ पे क्या पूछ लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम सॉल्व करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूले तक हमने वो सब सेम सॉल्व किया। देखो 69 रखा, यहाँ 31 रखा परसेंटेज, फिर हमें निकालने का तरीका ये एटॉमिक मास, फिर उसको हमने डिवाइड किया, हमें वैल्यू मिल गई मोल की 1.25 1.88, फिर लीस्ट वैल्यू से हमने दोनों को डिवाइड किया, विल गेट द 1 एंड 1.5, फिर एक होल नंबर में बदलने के लिए हमने एक इंटीजर से यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो विल गेट द 3 एंड 2। यहाँ तक तो सेम है, एम्पेरिकल फार्मूला आ गया Fe2O3। अब हमें निकालना पड़ेगा एन के लिए क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास होता है, तो वी नीड मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी गिवन, वी नीड एम्पेरिकल फार्मूला मास हम फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमने कैलकुलेट किया तो विल गेट द 159.969। अब देखो मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास सेम है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों को रख के डिवाइड कर दिया, तो हमें यहाँ कितना मिल गया 1,
अब 1 का मल्टीप्लाई अगर एम्पिरिकल फार्मूले में करते हैं तब भी सेम ही आएगा. सो विल गेट द आंसर Fe2O3 इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग. नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम हमें यहाँ पे निकालना है. नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन. तो अगर इस क्वेश्चन को हम गौर से देखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम. तो एटम निकालना है हमको, ठीक है ना. तो अगर हम C2H6 देख रहे हैं तो C2H6 के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 एटम कार्बन है, 6 एटम हाइड्रोजन है. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या होगा? 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन. तो इथेन में कितने? 2 मोल कार्बन है. तो 3 मोल ऑफ इथेन में कितने होंगे? 3 2 जा 6. ठीक है. तो ये आगे हमारे पास कितना हो रहा है? 3 2 जा 6 मोल ऑफ कार्बन एटम होंगे. दूसरा पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे. तो देख लो 1 मोल ऑफ इथेन में कितने हैं? 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. तो 3 मोल ऑफ इथेन में कितने हो जाएंगे? 3 में आप क्या करोगे? 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने इथेन हो जाएंगे? आप कितने हो जाएंगे आपके पास हाइड्रोजन? 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे. तीसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं आप? मोल में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगैड्रो नंबर का. तो 1 मोल ऑफ इथेन है, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे. ठीक है. तो 3 मोल में कितने होंगे? तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपका आंसर आ गया 3 × 6.022 × 10⁻23. और आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 18.069 × 10⁻23. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर. What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? डेंसिटी हमको दी है यहाँ पे, लेकिन डेंसिटी देखो किलोग्राम पर लीटर में दी है ना, किलोग्राम पर लीटर. What is the volume needed for the making 2.5 liter of 0.25 molar solution? पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास. और अगर हम डेंसिटी को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगी? डायरेक्टली मोलरिटी मिल जाएगी. तो मोलर मास ऑफ मिथेनॉल कितना दिया है? 32 है. उसको हमने ग्राम पर मोल से किलोग्राम में बदल लिया, 0.032 किलोग्राम पर मोल, क्योंकि डेंसिटी हमें किलोग्राम पर लीटर में दी थी. तो अगर हम 0.793 को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल मिल जाएगा. और क्योंकि वो लीटर में ऑलरेडी गिवन है तो हमें क्या मिल जाएगी? मोलरिटी मिल जाएगी. तो मोलरिटी ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा हमारे पास कि हमने डेंसिटी को किससे डिवाइड कर दिया? मोलर मास से इन किलोग्राम. हमें क्या मिल गई वहाँ पे? मोलरिटी मिल गई 24.78 मोल पर लीटर. अब ये हमारे पास पहले मोलरिटी आ गई, लेकिन वो कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड टू मेक अ न्यू सॉल्यूशन. क्योंकि अब हम न्यू सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसका लीटर कितना है? 2.5 लीटर है और मोलरिटी कितनी है? 2.25 है. तो 2.5 लीटर और 2.25 मोलरिटी का फार्मूला बनाना है. तो हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे? M1V1 = M2V2 लगाएंगे. M1 हमारे पास कितना है? 24.78 है. V1 हमको निकालना है. V2 और M2 दिया है. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमें यहाँ पे क्या इतना मिल जाएगा? V1 0.0252 लीटर या 25.22 ml. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास था व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड. तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. डेफिनेशन गिवन इन द एनसीईआरटी बुक. इट डिफाइंड एज द मास इक्वल टू द मास ऑफ दैट इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप देखिए. व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? काफ़ी में डिस्कस कर चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? वो डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट दैट रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट. यानी सभी उसमें क्या हो? सर्टेन वैल्यूज हो और लास्ट क्या हो? अनसर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 15.6 लिखा है यहाँ पे तो इसमें 15 इज अ सर्टेन वैल्यू एंड 6 इज अ अनसर्टेन वैल्यू. तो दिस 15.6 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर अ कंपाउंड. तो यह जिस भी डाटा के लिए हमने निकाला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन दे रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट दी है और उसको नैनो सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है. तो स्पीड ऑफ लाइट है, उसको आप क्या करो? टाइम से मल्टीप्लाई कर दो. विल गेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द नैनो सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 8 आनी चाहिए पावर में, और 2 × 10⁻⁻9 दोनों को मल्टीप्लाई करिए. विल गेट द
6 इंटू 10⁻1 -1, ठीक है, मीटर। इतनी दूरी तय करेगा इन नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड में विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अगला देखिए, एक रिएक्शन दिया आपको A+B2 गिव्स AB2 और पूछा जा रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। क्या आइडेंटिफाई करने हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने जब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सब्सटेंस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और द केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है वो आपको देखना है। इन A+B2 गिव्स AB2, ठीक है। रिएक्शन ससेज दैट कि 1 मोल ऑफ A 1 मोल ऑफ B2 से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ AB2 फॉर्म कर रहा है। इक्वल अमाउंट ऑफ A and B2 आर रिएक्टिंग टू ईच अदर। Now if you comparing the atom with the molecule, so it should be same, must be same. Question 1 is there 300 atom of A and 200 molecule of B. But according to equation, 200 of molecule must react with 200 atom of A. But atoms of A are given 300. It means A present in excess amount and B is the limiting reagent. Clear? Second है 2 mole of A and 3 mole of B. तो 2 mole of A. अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ ए रिएक्टिंग विद द 1 मोल ऑफ बी, बट हियर इज अ 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी गिवन है। तो 2 मोल ऑफ ए रिक्वायर हाउ मेनी मोल ऑफ बी? 2 मोल, बट गिवन इज 3 मोल। तो दैट्स व्हाई बी विल बी द एक्सेस कंपोनेंट एंड ए विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। इन द थर्ड वन 100 एटम ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी इज गिवन। अब 100 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे सिंपल सा देखो तो दोनों बराबर दिए हैं, इक्वल अमाउंट में दिए, तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। फोर्थ है 5 mol ऑफ ए एंड 2.5 mol ऑफ बी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस को अगर आप देखो तो जस्टिफाई आराम से कर सकते हैं। फोर्थ को देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1 एटम ऑफ ए कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, all 100 atom of A will combine with all 100 molecule of B. Hence the mixture is stoichiometry where is no limiting reagent in present in third one. And in the fourth one, 1 mole of atom A combine with 1 mole of molecule B. Thus 2.5 mole of B will combine with 2.45 mole of A obviously. So as a result 2.5 mole of A will be left as such, रह जाएगा, तो B will be the limiting reagent. एंड इन द फिफ्थ वन, अगर आप फिफ्थ वन को अच्छे से देखिए तो फिफ्थ हमारे पास क्या था? फिफ्थ क्या था हमारे पास? 2.5 मोल ऑफ ए 5 मोल ऑफ बी से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आप फिफ्थ को देखते हैं तो क्योंकि वहाँ पे 2.5 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है किससे? 5 मोल ऑफ बी से रिएक्ट कर रहा है, तो कंबाइन, लेकिन हम तो करें कि इक्वल कंबाइन होना चाहिए। तो ए विल कंबाइन विद 2.5 मोल ऑफ बी, तो कितना होगा? 2.5 मोल ऑफ बी विल बी रिमेन लेफ्ट। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट वहाँ पे क्या होगा? ए होगा। ठीक है, थैंक यू। दे आर द सम क्वेश्चन आंसर, रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर